अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेरी प्रोसेसिंग के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो उसमें नेक्स्ट जो सब टॉपिक है वो है लेयर्स ऑफ क्वेरी प्रोसेसिंग। क्वेरी को प्रोसेस करने के लिए उसको हम सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं, और ये सब प्रॉब्लम में डिवाइड करना भी एक ऑर्गेनाइज तरीके के साथ है। सही है। तो हमारे पास एक्चुअली क्वेरी को प्रोसेस करने के लिए उसको हमने लेयर्स में डिवाइड किया है। जिस तरह के डेटा को हम ट्रांसफ़र करते हैं, अगर हम डेटा कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, डेटा को जब हम एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करते हैं तो ओएसआई मॉडल इस्तेमाल होते हैं। और ओएसआई मॉडल की जितनी भी 7 लेयर्स हैं उसमें हर एक लेयर का अपना अपना काम है। सही है। तो उस पूरे काम को, यानी कि डेटा को सोर्स से डेस्टिनेशन तक ले जाने के लिए जो काम है उस काम को सब प्रॉब्लम में, सब पार्ट्स में उसको डिवाइड किया जाता है। तो इसी तरह क्वेरी को प्रोसेस करने के लिए उसके काम को लेयर्स में डिवाइड किया गया है, और हर एक लेयर का अपना अपना एक काम है। तो डिवाइडिंग द प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम्स, ईच लेयर सॉल्व्स अ वेल डिफाइंड सब प्रॉब्लम। क्लियर। जो डेटा मिलेगा किसी उसको सिस्टम को, और एक इनपुट इज़ अ क्वेरी जो कि सिस्टम को मिलेगा, और उसी को फिर सब प्रॉब्लम में डिवाइड करेगा। तो द इनपुट इज द क्वेरी ऑन ग्लोबल डेटा एक्सप्रेस्ड इन रिलेशनल कैलकुलस। ये हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि हमारे पास ये रिलेशनल कैलकुलस की फॉर्म में डेटा जिसको हम रिलेशनल अलजेब्रा में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा जी। सो 4 लेयर्स कौन कौन से हैं? 4 लेयर्स हमारे पास हैं: क्वेरी डिकम्पोजिशन, data localization, global query optimization and distributed query execution। सबसे पहले हम क्वेरी को डिकम्पोज करेंगे, उसको मैनी कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे, और फिर पहले इसको डिस्कस करते हैं क्वेरी डिकम्पोजिशन को। सही है। सो द क्वेरी डिकम्पोजिशन, और उससे पहले क्वेरी डिकम्पोजिशन, डेटा लोकलाइजेशन एंड ग्लोबल क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, इसका काम जो है कंट्रोल के साथ है, जबकि यहाँ पे एक्चुअल वर्क परफॉर्म होता है। यहाँ पे इस जगह पे एक्चुअल वर्क परफॉर्म होता है, जबकि ऊपर की 3 स्टेप्स में ये पूरा कंट्रोल साइड सारा कुछ इसका ताल्लुक कंट्रोल के साथ है। अब इसका काम क्या है कि ये इनपुट क्वेरी को एक ऑप्टिमाइज्ड क्वेरी में ट्रांसफॉर्म करता है। कि इनपुट क्वेरी तो ज़ाहिर बात है ये एक रा शेप में होगा, उसको फिर ऑप्टिमाइज फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए और क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन इन 3 स्टेप से उसको गुजरना पड़ता, 3 लेयर से गुजरना पड़ता है। क्लियर। सो द फर्स्ट 3 layers map the input query into an optimized distributed query execution plan. Query decomposition and data localization corresponds to query rewriting. अब यहाँ पे जो इंतहाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इस लेयर्स ऑफ क्वेरी प्रोसेसिंग में, और 2 चीज़ें हैं। एक है क्वेरी डिकम्पोजिशन और एक है डेटा लोकलाइजेशन। अगर आप अंडर प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का बुक देख भी लें तो उसमें क्वेरी डिकम्पोजिशन पे उस पर एक अलग सा चैप्टर भी मौजूद है। सो जो क्वेरी को डिकम्पोज किया जाता है एक्चुअली उसको मैनी पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, और बेस्ड ऑन द ग्लोबल कंसेप्चुअल स्कीमा होता है। स्कीमा क्या है? स्कीमा मींस द स्ट्रक्चर और स्केलेटन ऑफ द एंटायर डेटाबेस। जो भी इनपुट सिस्टम को मिलता है तो कंसेप्चुअल स्कीमा में, ग्लोबल कंसेप्चुअल स्कीमा में ये देखा जाता है कि इस क्वेरी में कितने फ्रेगमेंट शामिल हैं, कितने ऑपरेटर्स शामिल हैं, और ये फ्रेगमेंट्स कौन कौन से साइट्स पे अलोकेटेड है। सो लिहाजा क्या करते हैं कि फिर ग्लोबल कंसेप्चुअल स्कीमा उसी क्वेरी को डिकम्पोज करता है टुवर्ड्स द मैनी पार्ट्स, मैनी कंपोनेंट्स में उसको डिकम्पोज करता है और उसको मैनी फ्रेगमेंट्स की तरफ फॉरवर्ड करता है। क्लियर। सो ये है और 4 लेयर्स क्वेरी डिकम्पोजिशन, जिसमें हम क्वेरी को डिकम्पोज करते हैं, डेटा को फिर यहाँ पे डेटा लोकलाइजेशन से मतलब है क्वेरी के डेटा को, ये एक्चुअल डेटा नहीं है, इसमें डेटा एक्चुअली रिकॉर्ड्स होते हैं,
जहाँ पे डेटाबेस के रिकॉर्ड्स हैं, ये वही डाटा नहीं है, ये क्वेरी का डाटा है। सो क्वेरी के डाटा को लोकलाइज कर लो उन फ्रेगमेंट्स की तरफ जहाँ पे वो मौजूद हैं। क्लियर? तो यहाँ पे जब क्वेरी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, उसकी कंपोनेंट्स बन जाते हैं, तो हर एक कंपोनेंट हमारे पास एक डाटा होगा, उसी डाटा को फिर लोकलाइज कर लो, यानी कि उसको उस लोकल फ्रेगमेंट की तरफ फॉरवर्ड कर लो। एंड आगे स्टेप्स फिर हर एक को अलग अलग एक्सप्लेन करते हैं अब। सो क्वेरी डिकम्पोजिशन इज द फर्स्ट फेज ऑफ क्वेरी प्रोसेसिंग दैट ट्रांसफॉर्म अ रिलेशनल कैलकुलस इनटू रिलेशनल अलजेब्रा। वही पुरानी कहानी है, सही है। अब यहाँ पे क्वेरी डिकम्पोजिशन में मज़ीद यहाँ पे कहानियाँ हैं, लेकिन उसके अंदर ये 4 मेन स्टेप्स हैं। इसके अंदर क्वेरी डिकम्पोजिशंस की जो है, जब हम क्वेरी डिकम्पोज करते हैं तो इसके अंदर ये 4 मेन स्टेप्स हैं। क्लियर? कौन कौन से? उसको नॉर्मलाइज करना, एनालाइज करना एंड एलिमिनेट द रिडंडेंसी, इन उसको करेक्ट करना एंड रीराइट। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आप लोगों को रिलेशनल कैलकुलस की जो क्वेरी है, जो कि यूज़र की तरफ से इनपुट है, इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जब ट्रांसफॉर्म होगा टुवर्ड्स द रिलेशनल अलजेब्रा, जब ये ट्रांसफॉर्म होते हैं, तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में और डायग्राम से बना के दिखाया था, जिसमें सिंटैक्स ट्रांसफॉर्मेशन और पार्सर एंड ट्रांसलेटर क्या करता है, वहाँ पे और पार्सर चेक करता है सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स ऑफ द क्वेरी। सो ओ चेकिंग जो है एक्चुअली उसमें सारा कुछ काम होता है कि वो नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म करता है, उसकी एनालिसिस करता है और एरर्स रिमूव करता है। तो इनको एक नज़र देखते हैं। सो नॉर्मलाइजेशन क्या करता है? नॉर्मलाइज को, क्वेरी को नॉर्मलाइज करना, यानी कि रिलेशनल कैलकुलस को पहले नॉर्मलाइज किया जाता है। लॉजिकल ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी चेक की जाती है कि कौन सी ऑपरेटर की प्रायोरिटी कम है, कौन सी की ज़्यादा है। ऑपरेटर्स की जिसको हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस कहते हैं, प्रोजेक्शन, सिलेक्शन, जॉइनिंग, कार्टेशियन प्रोडक्ट, यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सारे यूनियन बाइनरी ऑपरेटर्स जितने भी हैं, उनकी प्रेसिडेंस चेक की जाती है। फिर उसको एनालाइज किया जाता है, इनकरेक्ट एनालाइज किया जाता है सिमेंटिकली। सो इनकरेक्ट क्वेरीज आर डिटेक्टेड एंड रिजेक्टेड ऑफ कोर्स, एंड देन उसको सिंप्लीफाई किया जाता है रिलेशनल कैलकुलस के फॉर्म में। उसमें फिर सिंप्लीफाई किया जाता है टू एलिमिनेट द रिडंडेंट प्रेडिकेट्स, कंडीशंस। प्रेडिकेट्स मींस कंडीशंस। और फोर्थ स्टेप में उसको फिर रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसमें उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है इन अलजेब्रिक क्वेरी के फॉर्म में, उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो सेवरल अलजेब्रिक क्वेरीज कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द सेम रिलेशनल कैलकुलस क्वेरी एंड दैट सम रिलेशनल क्वेरीज आर बेटर देन अदर, जिसको हम ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो ये भी हमने डिस्कस किए थे ये सारी चीज़ें। अब ऑपरेटर जो प्रेसिडेंस है ऑपरेटर्स की, तो उसको हम चेक करते हैं ऑपरेटर की प्रेसिडेंस जो है, और तो उसका अपना एक तरीक़ाकार है ऑपरेटर की प्रेसिडेंस को, लेकिन रिलेशनल जबरा को हम उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ऑपरेटर ट्री इस्तेमाल करते हैं। ऑपरेटर ट्री, जो कि मैंने आप लोगों को इस जगह पे ये री राइटिंग वाला जो लास्ट स्टेप है, री राइटिंग, जिस क्वेरी को हमने एग्जीक्यूट करना है, उस क्वेरी को दोबारा से क्या करते हैं, उसके लिए एक ऑपरेटर ट्री बनाया जाता है, जिसके बेस पे उस ट्री को एग्जीक्यूट किया जाएगा। अब ट्री क्या है? ये ट्री है, सही है। ये बनता कैसे है? ये यूज़र का इनपुट है, ये सारा यूज़र का इनपुट है, और इसके बिहाफ, इसके अगेंस्ट यहाँ पे उसकी एक ट्री बनी है। तो इसको, ये ट्री हम बनाएंगे कैसे, उसके लिए फिर हम देखते हैं कि क्या तरीक़ाकार होगा। सो किसी भी यूज़र की तरफ से इनपुट को उसको ऑपरेटर ट्री में ट्रांसफॉर्म करने के लिए अपने एक तरीक़ाकार है, ट्रांसफॉर्मेशन का अपने एक तरीक़ाकार है। किसी भी क्वेरी के अंदर चंद एक चीज़ें होती हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें टेबल का नाम होगा, क्लियर, उसमें एट्रीब्यूट्स के नेम्स होंगे जो कि हमें चाहिए होंगे डिस्प्ले करने के लिए, और उसमें जॉइनिंग के कंडीशंस होते हैं, और कुछ उसमें प्रेडिकेट्स होते हैं जिनको हम कंडीशंस कहते हैं। ये कंडीशंस होते हैं ये सारे, क्लियर। तो उसको ऑपरेटर ट्री में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, अब यहाँ पे उसकी चंद एक डिटेल मौजूद हैं कि यहाँ पे द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस इज डायरेक्टेड फ्रॉम द लीव्स टू द रूट। हम ट्री बनाते हैं तो लीव से लेके बॉटम से लेके टॉप की तरफ जाएंगे,
रूट की तरफ जाएंगे। क्लियर। अब लीव्स कहाँ पे हैं? लीव्स इन एसक्यूएल, द लीव्स आर इमीडिएटली अवेलेबल इन द फ्रॉम क्लास। फ्रॉम क्लास के अंदर क्या है? ये प्रोजेक्ट, असाइनमेंट एंड एम्प्लॉय। सो प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट, असाइनमेंट एंड एम्प्लॉय, ये तीनों जो है ये हमारे पास लीव नोड बन गए। क्लियर। इसके अलावा रूट नोड कौन सा होगा? रूट नोड वो होगा जो कि एक्चुअली प्रोजेक्शन है। द रूट नोड इज क्रिएटेड एज अ प्रोजेक्ट ऑपरेटर। सो हमारे पास अगर हम इस क्वेरी में देख ले, और ये आमतौर पे कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? ये सेलेक्ट के बाद एग्जिस्ट करते हैं। दीज आर फाउंड इन द सेलेक्ट क्लास। ये सेलेक्ट क्लास में एग्जिस्ट करता के बाद एग्जिस्ट करता है। सो सेलेक्ट क्लास के बाद आप यहाँ पे देख ले ई नेम, तो ई नेम यहाँ पे देख ले, ये प्रोजेक्शन है, तो ये हमारे पास ये टॉप पे आ गया। क्लियर। ये यहाँ पे टॉप पे आ गया, और ये जो चीज़ें हैं ये यहाँ पे बॉटम पे आ गए। क्लियर। अब क्या रह गए? सारे कंडीशंस रह गए जो कि जिसको हम वेयर क्लास के अंदर लिखते हैं। प्रेडिकेट्स रहते हैं जिसके अंदर बहुत सारे ऑपरेटर्स इस्तेमाल हुए हैं, जॉइन, यूनियन, व्हाटएवर। क्लियर। अदर सिंबल्स एज वेल। ये सारे क्या होंगे? ये इंटरमीडिएट ऑपरेशंस में, जो इंटरमीडिएट बीच में जो ट्री है वहाँ पे हम उसको इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे हम उसको लिखते हैं। क्लियर। सो द सीक्वेंस कैन बी गिवन डायरेक्टली बाय द ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस ऑफ द प्रेडिकेट्स एंड ऑपरेटर्स। यहाँ पे ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। द सीक्वेंस कैन बी गिवन डायरेक्टली बाय द ऑपरेटर ऑफ प्रेसिडेंस of the predicates। ठीक है। सो appearance of the predicates क्या है? ये आप देख ले, appearance of the predicates कुछ इस तरह है। सो यहाँ पे देख ले where assignment, यहाँ पे देख ले फर्स्ट ज्वाइनिंग, where के बाद जो फर्स्ट कंडीशन है ये ज्वाइनिंग का कंडीशन है। किस चीज़ को ज्वाइन किया गया है? ये ज्वाइन किया गया है असाइनमेंट को और एम्प्लॉय को। तो आप देख लिए असाइनमेंट और एम्प्लॉय को फर्स्ट पे यहाँ पे ज्वाइन किया गया है, और इसको आप यहाँ पे देख ले। अब जो जो आप इन कंडीशंस में नीचे की तरफ आएंगे उसी तरह हम इस ट्री में ऊपर की तरफ जाएंगे। क्लियर। उसी सीक्वेंस के साथ। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन है कि जी असाइनमेंट डॉट प्रोजेक्ट नंबर एंड प्रोजेक्ट डॉट प्रोजेक्ट नंबर। सो प्रोजेक्ट नंबर को के बेस पे हम प्रोजेक्ट टेबल को इस यहाँ पे हमारे पास जो रिज़ल्ट आया इन दोनों को ज्वाइन कर लो। नेक्स्ट पे क्या डिस्प्ले कर लो? नेक्स्ट पे ई नेम की कंडीशन है नॉट इक्वल टू, तो जी ये एक हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन है। क्लियर। एंड सिलेक्शन जिसको कहते हैं, एंड उसके बाद नेक्स्ट जो कंडीशन है प्रोजेक्ट डॉट प्रोजेक्ट नेम, तो ये नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास। एंड देन ड्यूरेशन इज इक्वल टू 12 और ड्यूरेशन इज इक्वल टू 24। सो ड्यूरेशन इज इक्वल टू 12 और ड्यूरेशन इज इक्वल टू 24, ये नेक्स्ट कंडीशन है। कंडीशन ख़त्म हुई तो लास्ट पे हमारे पास क्या आएगा? ये नेम आएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों ने समझनी है कि अगर एक इनपुट क्वेरी आप लोगों को मिल जाए तो उनको कैसे ट्रांसफॉर्म करना है टुवर्ड्स द ऑपरेटर ट्री। यहाँ पे आपको, आप जब इसको बुक में देखेंगे तो ये एग्जांपल मैंने बुक से उठाया है, तो बुक के एक्सरसाइज में भी आप लोगों को इसी तरह के लेवल के क्वेरीज मिलेंगे, उनको आपने ऑपरेटर ट्री में कैसे ट्रांसफॉर्म करना है इस पर आप लोग थोड़ी प्रैक्टिस कर लें। क्लियर। मैंने रिमेनिंग चीज़ों पर इतना फोकस इसलिए नहीं किया कि उनकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं थी और हमारे उसका हिस्सा था, ये ऑपरेटर ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। सो क्वेरी डिकम्पोजिशन में क्वेरी को जब हम डिकम्पोज करके उसके जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स बन जाते हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए ऑपरेटर ट्री इस तरह बनाई जाती है और जिसको फिर नेक्स्ट स्टेप पे एग्जीक्यूट किया जाता है। अच्छा जी। सो डेटा लोकलाइजेशन। डेटा लोकलाइजेशन का मतलब ये है कि जब हम डेटा को डिकम्पोज कर लेते हैं, यानी कि क्वेरी को जब हम डिकम्पोज कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप पे फिर उस क्वेरी का एक एक पार्ट, एक एक हिस्सा, उसको फिर अलग अलग फ्रेगमेंट पे एग्जीक्यूट करवाना है। सो क्वेरी का और पार्ट
उसको हम डाटा कहेंगे और उसको लोकलाइज करना है ऑन द फ्रेगमेंट्स। क्लियर? So the input to the second layer is the algebraic query and global relations, global conceptual schema. The main role of the second layer is to localize the query's data. The query's data. Here, using data distribution information in the fragment schema. Clear? In distributed database, relations are fragmented and stored in disjoint subsets. Of course, जो fragmentations हमने perform की होती हैं और fragmentation सारे क्या होते हैं, उसके disjoint subsets होते हैं, उसमें overlapping कहीं भी नहीं होती। हमने correctness of fragmentations पढ़ा था, तो correctness of fragmentation में यही था कि हम उसमें हमारे पास union से दोबारा वही same table आएगा और intersection से हमें 0 मिलेगा, उसमें कोई overlapping एट्रीब्यूट्स या रिकॉर्ड्स नहीं होंगे और उसमें हर एक फ्रेगमेंट जो है ईच बीइंग स्टोर्ड एट डिफरेंट साइट्स। क्लियर? दिस लेयर डिटरमिन्स व्हिच फ्रेगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन द क्वेरी। सो जो डाटा क्वेरी होगी, जो क्वेरी का डाटा होगा, दे विल बी एग्जीक्यूटेड ऑन डिफरेंट फ्रेगमेंट्स। सो एंड ट्रांसफॉर्म द डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेरी इनटू अ क्वेरी ऑन फ्रेगमेंट्स। उसको अलग अलग फ्रेगमेंट की तरफ उसके एक एक कंपोनेंट को उसको फॉरवर्ड कर। ग्लोबल क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, यहाँ पे हम दोबारा ऑप्टिमाइजेशन एक दोबारा चेक करते हैं और किस चीज़ की चेक करते हैं कि जी ऑपरेटर की प्रेसिडेंस एक बार फिर हम चेक करते हैं। ऑर्डर ऑफ ऑपरेटर्स हम चेक करते हैं कि उसमें बेस्ट कौन सा ऑपरेटर पहले इस्तेमाल एग्जीक्यूट हो और कौन सा बाद में एग्जीक्यूट हो। इसमें कुछ और चीज़ें भी इसकी परफॉर्मेंस, क्वेरी की एग्जीक्यूशन की परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए कुछ और चीज़ें भी इस्तेमाल हो सकती हैं कम्युनिकेशन कास्ट कम करने के लिए, लाइक द डिस्क स्पेस, इनपुट आउटपुट बफर स्पेस, सीपीयू कास्ट, कम्युनिकेशन कास्ट या कम्युनिकेशन कास्ट में बैंडविड्थ आता है, बैंडविड्थ कम है ज़्यादा है वगैरह वगैरह। और ये यहाँ पे ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस अगर आप लोगों को याद हो तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था प्रेडिक्ट स्टैटिस्टिकली, कि हम स्टैटिक क्वेरी एग्जीक्यूशन में हम उसको स्टैटिस्टिकली पहले प्रेडिक्ट करते हैं और डायनामिकली में हम रन टाइम पे एग्जीक्यूट करते हैं। अगर स्टैटिक अप्रोच यूज़ कर रहे हैं तो हम पहले से उसको प्रेडिक्ट करते हैं। क्लियर? या फिर जॉइनिंग की जगह सेमी जॉइन का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले हमने जो जितनी भी चीज़ें क्वेरी प्रोसेसिंग के हवाले से पढ़ी हैं और हमने एक साथ मिल के सारी चीज़ों को एक साथ डिस्कस किया है। क्लियर? अब वही कहानियाँ हैं, वही सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब उसको हम स्टेप वाइज, लेयर्स वाइज उसको डिस्कस कर रहे हैं टू मेक इट अ सब प्रॉब्लम्स। डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेरी एग्जीक्यूशन लास्ट स्टेप है। जाहिर बात है जब हमने क्वेरी रिलेशनल क्वेरी को ट्रांसफॉर्म किया रिलेशनल अलजेब्रा में, उसकी सारा कुछ उसको नॉर्मलाइज किया, उसकी करेक्शन कर ली, उससे ट्री बना दिया, फिर उसमें से ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस देख लिए, फिर उसको लोकलाइज कर लिया। क्लियर? एंड उसको फिर उसमें फिर अगेन हमने ऑपरेटर की प्रेसिडेंस देख के उसको हमने उसमें से हमने ऑप्टिमाइज तरीके से हमने फाइनल एक क्वेरी सेलेक्ट कर ली। क्लियर? तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेरी एग्जीक्यूशन। अब उस क्वेरी को हमने एग्जीक्यूट करना है। क्लियर? यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ, ग्लोबल क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन में एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि द लोकल ऑप्टिमल इज़ द ग्लोबल ऑप्टिमल। क्लियर? यह कंसेप्ट है कि अगर एक चीज़ लोकली ऑप्टिमल हो तो ज़ाहिरी बात है जब उसका हम यूनियन लेते जाएंगे, यूनियन, तो एंड पे हमारे पास एक जो रिजल्ट आएगा वो भी ऑप्टिमल ही होगा। सो द लोकल ऑप्टिमल इज अ ग्लोबल ऑप्टिमल। क्लियर? Distributed query execution, this layer is performed, the last layer is performed by all the sites having fragments involved in the query. Of course, अब हर एक फ्रेगमेंट्स की तरफ, हर एक फ्रेगमेंट की तरफ हमने क्वेरी का एक सब कंपोनेंट फॉरवर्ड किया है। अब इसमें और सारे फ्रेगमेंट शामिल होंगे जो कि एक्चुअली क्वेरी में उसका कुछ ना कुछ हिस्सा मौजूद है और उसको एग्जीक्यूट करेंगे और हमें रिजल्ट दे देंगे। So each subquery executing at one site, called a local query, is then optimized using the local schema of the site and executed. So again,
वही लोकल ऑप्टिमल इज़ द ग्लोबल ऑप्टिमल। क्लियर? लोकली उसको एग्जीक्यूट करते हैं और फिर वो आगे फिर फॉरवर्ड करते हैं। At the same time, the algorithms at this time the algorithms to perform the relational operators may be chosen. अब डिफरेंट algorithms फिर इस्तेमाल होते हैं। अब algorithm क्या होते हैं? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। अब इस काम को परफॉर्म करने के लिए भी डिफरेंट algorithms हैं कि जी अब क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए हम कौन सा algorithm इस्तेमाल कर लें। लेकिन यहाँ तक हमारे कोर्स में इतना ही है कि जी हमारे पास लेयर्स ऑफ क्वेरी प्रोसेसिंग में एक्चुअली मोर 4 टाइप्स हैं। क्लियर? आप लोगों ने देख लिए 4 टाइप्स हैं, जिसमें क्वेरी डिकम्पोजिशन, डेटा लोकलाइजेशन, ग्लोबल क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेरी एग्जीक्यूशन मौजूद है। क्लियर? सो आज के लेक्चर में इस पार्ट में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आप लोगों को एक इनपुट क्वेरी मिल जाए, उसको आपने ऑपरेटर ट्री में कैसे ट्रांसफॉर्म करना है। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी थ्योरेटिकल हैं एंड कहानियाँ हैं। सो उसको आपने ज़्यादा फोकस करना है ऑपरेटर ट्री हम कैसे बनाते हैं। क्लियर? कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग फिर डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।